अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, सन 2023 में जब जनवरी में KPK और पंजाब की असम्बलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहलील की गई तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आइनी सवाल उठाया गया। आइन क्या कहता है? आइनी माहिरीन के मुताबिक यही कहता है कि 30 रोज़ में बल्कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं, नॉट मोर देन 90 डेज़, ये आइन कहता है। लेकिन इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चूँकि कोई तारीख नहीं दी जा रही थी इलेक्शंस के लिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पहला फ़ैसला आया और उस फैसले के मुताबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने पंजाब के इलेक्शंस के लिए तारीख दी और गवर्नर KPK को तारीख देनी थी KPK के इलेक्शंस के लिए, जो कि उनकी तरफ से ना तब आई ना उसके बाद आई। बहरहाल जो तारीख दी गई सदर पाकिस्तान की तरफ से, उसमें भी मार्च में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजूहात बयान करते हुए कह दिया कि जी इलेक्शंस करवाना मुमकिन नहीं, लिहाजा उस फैसले को भी रद्द किया गया। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठा और इस पर दोबारा समाअत हुई और उस समाअत के मुताबिक 4 अप्रैल को 14 मई की तारीख दी गई। 14 मई तक कहा गया कि इंतखाबात करवाने हैं और पंजाब के इलेक्शंस 14 मई तक होना ज़रूरी हैं। जहाँ तक KPK के इलेक्शंस की बात है तो वो मामला कहा गया कि उसको एक अलहदा से एड्रेस किया जाएगा, एक अलहदा से पिटिशन पे एड्रेस किया जाएगा। लेकिन टिल डेट जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए इलेक्शंस नहीं हुए। दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है और इस तरह की कानून साजी और करने की कोशिश की गई ताकि बज़ाहिर तो यही तासुर उससे जाता था कि अपने फ़ायदे के लिए सब किया जा रहा है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की नाअहली के मामले के ऊपर भी एक बिल मंजूर किया गया। वो तमाम कानूनी आइनी मामलात हैं कि जिन पर यकीनन एक आम आदमी चाहता है कि उस तक जो आइन की रोशनी में कॉन्स्टिट्यूशनली जो कहा जा रहा है वो उस तक पहुँचे, मालूमात पहुँचें। लेकिन एज आई स्पीक इट्स अ कन्फ्यूजन, और इस कन्फ्यूजन को हमने खैर पहले भी एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन वेयर डू वी स्टैंड एज ऑफ नाउ एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर? व्हेन आई से द फ्यूचर आई मीन टू से कि जब कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली ने तहलील होना है तो उसके होने के बाद क्या एक बार फिर वही जो हमें पंजाब और KPK में देखने को मिला कि मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शंस नहीं करवाए गए, तो क्या कौमी असम्बली और सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली के बाद यानी कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें भी कुछ उस प्रेसिडेंट को लेकर चलते हुए इलेक्शन कमीशन मामले को डिले कर सकता है? और अगर हो सकता है तो किस बुनियाद पर होगा? फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि चेयरमैन PTI की नाअहली की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात, ये वो तमाम सवालात हैं जिनको हम आज के प्रोग्राम में एड्रेस करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है अ मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अ मैन हुज़ डन इट ऑल, हुज़ सीन इट ऑल, जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। खोसा साहब, आप मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे और ऐसा क्या है कि जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, चाहे वो बतौर गवर्नर पंजाब हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल के तौर पे हो, चाहे वो एज एन एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्तलिफ़ मराहिल से आप गुज़रे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको इस तरह से स्टैंड लेना पड़ेगा अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ना सिर्फ आप उसका हिस्सा थे बल्कि बड़े स्ट्रॉन्ग रूट्स थे आपके? देखिए, मैंने हमेशा आइन की पासदारी की है। एज अ लॉयर हमारा पहला ये फरीजा होता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट में है कि हम कोई चीज़ आइन और कानून से मावरा अगर होगी तो हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, और हमेशा हम नबुर्द आजमा रहे हैं क्योंकि वकील का, काले कोट का वजूद ही जो है वो बेमाने हो जाता है अगर रूल ऑफ लॉ किसी मुल्क में नहीं होता है। सो ये आप जहन में रखिएगा कि मैंने जब वकालत शुरू की उसके बाद मैं सियासत में आया। सो वकालत मेरा पहला पैशन है, लेकिन उससे पहले मेरा धरती माँ पाकिस्तान से ताल्लुक है। सो हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहला मैं मुसलमान हूँ, उस पर मेरा जान भी नचावर, उसके बाद मादर वतन है, उस पर भी मैं हर चीज कुर्बान कर सकता हूँ। लेकिन खोसा साहब, आपने अभी कहा कि आप चूंकि आपका पहला प्रोफेशन वकालत है, लेकिन जब मामला ज़िंदगी पर आ जाए तो आपका प्रोफेशन, आपका पैशन, आपकी सिंसेरिटी टू योर प्रोफेशन और ज़िंदगी, तो ये ज़रा मुश्किल फ़ैसला हो जाता है।
नहीं नहीं, जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में होती है। जिंदगी को कभी मैंने अपना पैशन या प्रायोरिटी नहीं समझा है, ये अल्लाह के हाथ में है। देखिए 5 चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई हैं: जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज्क। ये किसी इंसान के बस में नहीं है, ये अल्लाह ताला ही की देन होती है। तो इसलिए मुझे कोई ऐसा अपने जात के मुतालिक नहीं है, लेकिन मैं धरती माँ से कभी ऐसा नहीं कर सकता, आइन और कानून से मावरा। देखिए मेरी रूट्स आज भी पीपल्स पार्टी ही में बहुत मजबूत हैं और मैं पीपल्स पार्टी हूँ। इसलिए किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी जो इस तरह कर रहे हैं, ये इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली पीडीएम की हुकूमत के वजीर जो हैं, अगर ये कुछ इस तरह की बात करते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, तो ये माफ कीजिएगा, ये पीपल्स पार्टी का कभी भी ये पीपल्स पार्टी का स्टांस नहीं रहा। ना पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक के मुतसादिम आइन और मावरा के खिलाफ कोई बात कर सकती है। खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने कहा कि उनके साथ आपके अभी भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं एंड इट इज़ बिन योर पार्टी, और आपकी पार्टी आपने कहा कि कभी भी नहीं चाहेगी, मिलिट्री कोर्ट्स की आपने बात करते हुए ये कहा। लेकिन 90 रोज़ में इंतखाबात केपीके और पंजाब में ना होना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो रुकावटें खड़ी की गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में रोड़े अटकाने पर भी आप फिर भी पीपल्स पार्टी के साथ चलते रहेंगे? देखें, ध्यान में रखिएगा कि पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं है। एलाई जरूर है हुकूमत की, पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अब गवर्निंग इस वक्त बॉडी या गवर्निंग हुकूमत क्या है? प्राइम मिनिस्टर वो शहबाज शरीफ PMLN, वजीर खजाना इसहाक डार PMLN, वजीर जो है दाखिला वो राना सनाउल्लाह PMLN, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ PMLN, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ PMLN, वजीर प्लानिंग हसन इकबाल PMLN, इसी तरह वजीर वापडा हो या वजीर गैस हो, यानी माईशत की तबाही भी PMLN ने की है और ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द इलेक्टोरल प्रोसेस भी PMLN ने की है। पीपल्स पार्टी जरूर हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन ये जो मैं खुद, चूंकि जैसा आपने मेरा इंट्रो में तारुफ करवाया, मैं अपनी वजारत का जवाबदेह जरूर होता हूं। जब मैं एडवाइजर भी रहा हूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन एक महकमा होता था। बाकी फैसले जो होते थे वो अपने अपने तय किया करते थे। ये एक और बात है कि ऑन प्रिंसिपल कागजों पर आप कहते हो जी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की, लेकिन हकीकत ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और जो उसकी कोर कमेटी होती है वो उसके अपने ये लोग हैं जो मैंने गिन के आपको सुना दिए, जो सारे के सारे PMLN है। अब ये PMLN बदकिस्मती से इनका शिआर हमेशा ये अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश होती है। ये कानून और आइन से को अपनी बांदी और लौंडी बनाकर रखना चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी कभी भी कानून और आइन से इसलिए मावरा नहीं है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए तमाम जो मरकूज कर दिए गए थे सदर के ओहदे में अख्तियारात, वो उन्होंने अवाम को वापस कर दिए, पार्लियामान को वापस दे दिए, वजीर आजम को दे दिए। तो उन्होंने, और पीपल्स पार्टी की हमेशा यही रही है कि अवाम को ये मुक्तदर करने वाली पार्टी है। ये कभी भी अपने आप को जो है ताकतवर बनाने और अवाम के हकूक को सल्ब करने की सोच नहीं सकती है। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह कि ज्यों इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अब भी एक दूसरे के खिलाफ मुतहारिब भी लड़ेंगे और बयानिया वही चलेगा जो मैं कह रहा हूँ, अवाम के पास हम जाएंगे। ठीक। खोसा साहब, आपको याद है सन 2016 में अगस्त सितंबर में एक केस लेकर आप गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो था नून लीग की क़यादत को लेकर कि जिसमें पैसे कैसे भेजे गए और हुदैबिया पेपर मिल्स की सारी कहानी, वो आपको याद है केस आपका? जी बिल्कुल मुझे याद है, और वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कमेटी बनाई थी। मुझे ये एजाज भी हासिल है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, रानी बेनजीर भुट्टो, और उसके बाद चौथा मैं सरबराह रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 4 साल।
क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त 25 साल नहीं थे, और आपको पता है आईन और कानून के मुताबिक वो किसी सियासी जमात के ओहदेदार नहीं हो सकते। हमने उन्हें ऑनरेरी रखा हुआ था, तो मैं सेक्रेटरी जनरल सरबराह भी रहा हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उस वक्त कमेटी बनाई थी और उसमें मैं सरबराही कर रहा था। मेरे साथ एतजाज आसम थे, मेरे साथ नीचे फारूक नाइक थे और रजा रब्बानी थे और नैयर बुखारी, हमारी 5 रुकनी। हमने पानामा लीग के सारे केसेस पर शेर हासिल और थ्रेडबेयर एक एक चीज को हमने तय, और उसमें हमें पता चला कि शरीफ बरादरान ने इतनी धरती माँ को लूटा है मनी लॉन्ड्रिंग करके। और इसहाक डार का इकबाली बयान भी हमारे पास मौजूद है, कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। एक काजी फैमिली है लंदन में, काजी फैमिली के अकाउंट्स में जाली तौर पर ये पैसा भेजा जाता था, जो बाद में उन्होंने इनकार किया या जो भी किया, और उसके जरिए से फिर ये ऑफशोर कंपनीज बनाई गई, और ऑफशोर कंपनीज के जरिए जो है बहुत सारी एसेट्स और प्रॉपर्टीज खरीदी गई, और फिर उस ब्लैक मनी को वाइट करके फिर उदैबिया पेपर मिल्स और उदैबिया पता नहीं क्या क्या और शुगर मिल्स और एक एम्पायर बिल्ड की गई बाहर भी और अंदर भी। और ये तो जो केसेस बने थे ये तो कुछ भी नहीं है अभी। उसका एक मैं समझता हूँ अशरे अशीर है जो करप्शन के दास्ताने इन्होंने रकम की हैं। और उस वक्त अरशद शरीफ मरहूम, उनके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन और उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो भी हमने शेयर किए थे, और सुप्रीम कोर्ट की फाइल पर वो मौजूद हैं, आज भी मौजूद होंगे। अब बदकिस्मती है, मैं क्या कहूं कि पीडीएम की हुकूमत सिर्फ बनी इसलिए कि उन्होंने अपने केस खत्म करवाने थे। उन्होंने इस पैसे को हजम करके बादशाह सलामत जो लंदन में मफरूर बैठे हुए थे और जिनके वारंट्स निकले हुए, कभी लंदन से हुक्मरानी करते हैं, कभी दुबई से आके हुक्मरानी करते हैं, और उनकी दुख्तर नेक अख्तर फरमाती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ये होगी कि इमरान खान को खत्म कर दो, बंद कर दो, अंदर कर दो, और मेरे पापा रोम को जो है एक वजारत उज़्मा के सुबह ओहदे पर लाकर महल में बिठाएं, और बाकी कसर सिर्फ ये रह गई है कि वो ये कहें पाकिस्तान की आवाम को बामुलाहिजा होशियार शहंशाह आलम तशरीफ लाते हैं, प्रजा को हुक्म दिया जाता है कि वो सर्बा सजूद होकर उनकी जो है उनकी पूर्णिश करें। यही क्या जो है लेवल प्लेइंग फील्ड है। और इसी तरह से हम जो है उन लोगों को फिर दोबारा जो है लेकर आने की काबिश की तरफ सारी हुकूमत पीडीएम की गामजन है। उनका एक ही मतमा नजर, एक ही, कोई अवाम से सरोकार नहीं है, कोई कानून साजी अवाम की बेहतरी बहबूद और फलाह के लिए नहीं बना रहे, सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड के जो है। खोसा साहब ये बताइएगा, जो अभी करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है मंसूर अवान साहब, आप क्या समझते हैं कि एक कामयाब अटॉर्नी जनरल हैं वो? क्योंकि फरवरी ऑनवर्ड्स अब तक जो भी कुछ पीडीएम चाहती थी, जो गवर्नमेंट चाहती थी, वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अटॉर्नी जनरल का तो खैर क्या इसमें काम होगा, वो जो कुछ पीडीएम की हुकूमत है, पहले भी आपको याद होगा कि इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके दीवारें फलांग कर जो है उनकी तख्तियां तोड़कर जजेस ने अंदर से जाकर चिटकनियां चला के बंद करके दरवाजे अंदर पनाह दी थी, और उसमें भी कुछ लोगों को सजाएं हुई बेचारे, और एक आपके एंकर भी जो बड़े मशहूर थे वो भी एमएनए भी थे और उनको भी सजा हुई। तो ये तो इसी तरह करते हैं। फिर सजाद अली शाह ने जब तौहीन अदालत का नोटिस दिया को, तो फिर इन्होंने ईंट से ईंट बजा दी अदालत की और उनके खिलाफ साजिश करके चमक की रीत दिखा के क्वेटा ऑपरेशन किया और फिर पेशावर ऑपरेशन करके और अपने ही जजों के हाथों से उसे माजूल करवा दिया सजाद अली शाह चीफ जस्टिस को। तो ये डिविसिव है। अब भी इन्होंने अटॉर्नी जनरल का इसमें क्या ताल्लुक है, अब भी इन्होंने कोर्ट को डिविसिव करके डिवाइड किया हुआ है, इतना शदीद डिवाइड किया हुआ है कि हमने कभी ऐसे अपने 50 साल की मेरी वकालत में मैंने कभी ऐसा सीन नहीं देखा है कि सीनियर प्यूनी जज साहब जो है वो उठ खड़े हों और कहें कि मैं बेंच को नहीं मानता, मैं बैठता नहीं हूँ। मैं इसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाता तो बाहर कैफ, लेकिन ये है कि पॉलिसी वही है कि अदालत को इतना कमजोर कर दिया जाए, मुतनाज़ा कर दिया जाए
5-3-7-9-3-5 इस चक्कर में घेर कर जो है आइन को भी जो है उसको भी धज्जियां उड़ा के उसको बखेर दिया जाए, अमल ना किया जाए, और अदालत के अहकामात को भी मुतनाज़ा बना दिया जाए, और अदलिया इतनी कमजोर मुतसव्वर कर दी जाए, कमजोर अपने आप को समझे कि वो कोई मौसर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई न कर ठीक, पाए। खोसा साहब एक वक्फा हम लेते हैं, वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो अब आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, स्पेशली सितंबर ऑनवर्ड्स, इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। सरदार लतीफ़ खोसा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। खोसा साहब ये बताइएगा कि सितंबर ऑनवर्ड्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं व्हेन वी विल हैव अ न्यू चीफ जस्टिस, क्योंकि पीडीएम ने तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी। देखिए, सिर्फ 17 सितंबर ना ले, यानी 16 के बाद, बल्कि 12 अगस्त से ही शुरुआत हो रही है। 12 अगस्त को ये 5 साल कंप्लीट मुकम्मल हो जाएंगे। तो ना तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ना ये कौमी असेंबली रहेगी, ना सिंध असेंबली रहेगी, ना बलोचिस्तान असेंबली रहेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही नहीं है, तो यहाँ भी केयर टेकर्स आ जाएंगे। सदर आरिफ अलवी साहब भी तशरीफ ले जाएंगे, क्योंकि उनके 5 साल भी पूरे हो जाएंगे। और चेयरमैन सेनेट जो है संजरानी साहब, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। उनकी अदम हाजिरी, उनकी नाम मौजूदगी की वजह से तो बिल्कुल एक सेटअप डिफरेंट हो जाएगा, यकीनी बात है। अब सवाल ये है कि क्या वही हाल हशर होगा उन 90 दिनों का जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का हुआ है? क्योंकि अगर ये पूरा म्याद करके असेंबली केयर टेकर के हवाले करके और तारीख इलेक्शन कमीशन साहब फिर पूरा होता है, तो 60 दिन के अंदर इन पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, आईनी इन पर कदगन है कि 60 दिन के अंदर करवाएंगे। और अगर 2-4 दिन पहले ये उसको तहलील कर देते हैं तो फिर इनके पास 90 दिन होंगे, केयर टेकर्स के पास 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन तारीख देगी नए कानून के मुताबिक। लेकिन ये फिर आईनी हदूद व कयूद के अंदर ही रह के इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकती है, जो अख्तियार इन्होंने नए कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को दिया है। मगर वो कहते हैं ना कि वो बहाना है बसियार, जब अगर आपने कोई ना काम करना हो तो फिर आपके लिए बहुत बहाने होते हैं। तो आर्टिकल 254 भी आ गया कि जी के वो जो कदगन जो आइन में तारीख की, उसके आगे पीछे करने में कोई गैर आइनी बात नहीं होगी। फिर उसको भी ये नजरिया जरूरत के तहत जो है घसीट कर अंदर ले आते हैं, जिसको हमने नजरिया जरूरत को अदलिया ने दफन किया था, वो फिर आ जाता है सामने। और फिर अदालत 14 मई की तारीख यानी फैसला देकर उस पर अमलदारी नहीं करवा सकती है। अदालत की बेबसी जरा देखिएगा। हमें तो ये भी नागवार गुजरा है, क्योंकि अगर आपका जो है अदलिया अपना अमलदारी फैसलों पर नहीं करवा सकती है, और अगर हुकूमत इतनी मुतहारिब हो जाए, तो फिर आइन में अदलिया को ये अख्तियार है कि उस वजीर आजम या उस जो है वज़रा को उनको पाबा सलासल करे, तौहीन अदालत में सजा करे, और साथ ही साथ उनको नाअहल भी कर दे। तो ये अदालत, लेकिन ये सब तो हुआ नहीं ना खोसा साहब, ना अहली हुई, ना जेल भेजा गया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सब मामला ठंडा हो गया, जिस तरह कभी कुछ हुआ ही नहीं था, कभी कोई केस ही नहीं चला। हमें बतौर वकील के और सीनियर वकील के ये तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि अगर अदालत इतनी बेबस तो न थी, और न ही आइन और कानून इतना जो है बेबस है कि आइन और कानून पर भले ये जेल में ना भेजे उनको, इस्तिस्ना माफी कर दें, वो और एक सदारती आर्टिकल 45 है जिसमें वो उसको कर सकते हैं, लेकिन वो लामहला सजा याफ्ता भी हो सकते हैं और नाअहल भी हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो अदालत को मैं समझता हूँ कि अगर अदालत इस तरह से मौसर तरीके से कानून पर अमलदारी नहीं करेगी, तो फिर माफ कीजिएगा, जेल के दरवाजे खोल दें। फिर उन गरीब लोगों को जो जेलों में
जी खुश सर, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर मैं समझता हूं कि फिर उन लोगों के मामलात जो अदालतों ने फैसले किए हैं फिर उनको भी माफ कीजिएगा, फिर उनको भी हक दे देंगे, वो भी अपना जो जोर जबरदारी जो भी करें, जबर करें, जोर करें, तशद्दुद करें, जिस तरह से भी फिर अपना हक लें। फिर ये बात रूल ऑफ लॉ की तो बात खत्म हो गई, फिर तो सिविलाइज्ड मुल्क कहलाना भी हमारे लिए मैं समझता हूँ तो खोसा साहब, आपको मुनासिब लगता है नहीं कुछ होगा। लोगों की ये फिर राय है जब डिस्कशंस होती हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, तो कुछ लोगों की राय है कि जी अभी भी आप देखें, लोग अभी भी पुरुमीद हैं, वो कहते हैं जी आप देखिएगा अभी जाते जाते भी बंदयाल साहब कोई खड़ाक करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा खड़ाक होगा? देखिए खड़ाक नहीं है, खड़ाक की बात नहीं है। देखिए बात यह है कि आपने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है, आपने लोगों के बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया हुआ है। इस वक्त अगर पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के 2 सूबे जो हैं और 2/3 पाकिस्तान, उसमें हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। जमहूर को, उन दोनों सूबों की जमहूर अवाम को आप हक के वोट से महरूम किया हुआ है। उन दोनों सूबों के अवाम को आपने असेंबलियां बनाने से महरूम किया हुआ है, उनको हक के हुक्मरानी से आपने महरूम किया हुआ है। तो क्या ये फर्ज जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनता बतौर हल्फ लेकर के लोगों के बुनियादी हकूक का आपने तहफ़्फ़ुज़ करना ज़ामिन है आप, और आइन पर अमलदारी आप पर वाजिब और लाजिम है। आप फैसले दें, भले अगर गुल्लू भट्टों की हुकूमत इसको नहीं मानती है या कोई एग्जीक्यूशन नहीं करती है तो आप अपना फैसले देते जाएं, बाकी तारीख इसकी गवाह होगी और अवाम इसका जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। देखें अदालतों का जो है एक मॉरल अथॉरिटी होती है। मॉरल अथॉरिटी जब आप सही काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द बुक करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, तो खुद ही इसका रास्ता जो है अवाम बनाएंगे, खुद बनाएंगे। और आप देखेंगे कि यही जो इदारे इस वक्त जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनसे अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि इदारा जो है वो रियासत का एक अमलदारी करने पर उन पर मामूर किया जाता है। रियासत अवाम है। आर्टिकल 7 में अगर तारीफ देखें आइन में, तो अवाम को मुक्तदर किया गया है, डिस्ट्रिक्ट असेंबली से लेकर और फेडरल गवर्नमेंट तक, ये सिर्फ अवाम है। और इसी की ताबेदारी, लॉयल्टी टू द स्टेट, अवाम के साथ वफादारी एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 है। लेकिन खोसा साहब, आप अभी ये ईद उल अजहा से पहले चीफ जस्टिस साहब ने ईद उल अजहा से पहले एक और भी ऐलान किया था, या उन्होंने हुक्म जारी किया था, और वो हुक्म था इमरान रियाज खान की बाजियाबी का। वो भी नहीं हुआ, और बाकी दीगर मामलात में भी जितना भी उनकी तरफ से जो अहकाम जारी हुए उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि जी बंदयाल साहब को अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही इन हालात में स्टेप डाउन करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टेप डाउन करें किसी को भी जो है। अगर मैं तो समझता हूं कि गनीमत है कि उमर अता बंदयाल आपका चीफ जस्टिस है। आप इसको याद करेंगे जब ये चले जाएंगे। बहुत ही नफीस आदमी है और बहुत ही कॉम्पिटेंट है। इन्होंने बहुत वफादारी से, बहुत सब्र से काम लिया है। यकीन करें कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर मैं समझता हूँ जबर किया है। हमारी अगरचे ख्वाहिश यही थी कि वजीर आजम को भी और वज़रा को भी उनको सजाएं दीजिएगा, लेकिन शायद इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन तारीख के आप सही समत पर जब आप होते हैं तो अवाम आपको जज करती है। इस वक्त अवाम जितनी मुतनफ़िर है इस पीडीएम की हुकूमत से, जितना ये कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ को हम जो है बहुत ज्यादा ड्रम बीटिंग करेंगे, जी बड़ा कारनामा हमने अंजाम दे दिया है। कसम खुदा की शर्म आती है कि पाकिस्तानी कहलाना, मैं तो खैर कहलाता रहूंगा हमेशा, लेकिन शर्म आती है कि 25 करोड़ अवाम को आपने भिखारी बनाकर 3 नस्लें आपने गिरवी रखकर आप खुश हो रहे हैं कि आपको जो है आईएमएफ ने नाक रगड़वा कर आपकी जो अपनी शराइत मनवा कर आपको भिखारी के तौर पर आपको खैरात दे दी है। आप
इस पर शादियाने बजा रहे हैं। आपको तो डूब मरना चाहिए ऐसी सूरत में कि 25 करोड़ अवाम की इज्जत और नामूस का जनाजा निकाल कर आप खुश हो रहे हैं। और आप क्या समझते हैं अवाम इस पर खुश है? आर द पीपल बाइंग इट? आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज बाइंग इट। ये इनको पता चल जाएगा, आज ये इलेक्शंस करवाएं, इनको देख लें जमहूर इनको कैसे जो है इनकी जमानतें। So, sir, we've got to take another break over here, and there's a question from the public's point of view, and all those supporters and followers of Pakistan Tehreek-e-Insaf कि क्या खोसा साहब पीटीआई ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं। इस पर हम खोसा साहब से उनका जवाब सुनेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में सरदार लतीफ़ खोसा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। खोसा साहब, वक्फे पे जाते हुए मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़े दिया था और तमाम व्यूअर्स भी ये जानना चाह रहे हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स फॉलोअर्स ये जानना चाह रहे हैं कि खान साहब से आपकी एक मुलाकात भी हुई जब वो इस्लामाबाद अपनी पेशियों पर आए थे, और उसके अलावा भी आप सपोर्ट करते रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। इन ऑब्वियसली एज यू हैव सेड एट द स्टार्ट ऑफ द शो कि इट्स बिकॉज ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट एंड योर प्रोफेशनल कमिटमेंट। तो क्या आप पीटीआई ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं? देखे, खान साहब मेरे घर तशरीफ लाए थे। मेरे घर पर आपको पता है फायरिंग हुई थी, और फायरिंग से मेरा ड्राइवर जख्मी हुआ था, मेरे गाड़ी को गोलियां लगी थी, गेट पर मारे थे। वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। और ये देखें, कोई भी पार्टी किसी पार्टी से मुताल्लिक हो, ये हमारी रवायात हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है खैरियत दरियाफ्त की और फिर उन्होंने अपना बताया कि देखें मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि कोयटा में एक रज़ाक शर साहब, जिनको मैं जानता नहीं, दुनिया में जिंदगी में कभी मिला नहीं, मैंने उनका नाम ही उस वक्त सुना जब ये मेरे ऊपर, तो वो उस कत्ल का केस मुझे बना दिया है, इमाम में मुझे रख दिया है। मैं 9, 10, 11, 12 4 दिन अंदर रहा हूँ, और जितने केसेस 9, 10, 11, 12 के सारी FIR 153 सारों में मुझे मुल्ज़म बना दिया है। तो आप मेहरबानी करें, मेरी आप इसमें मुझे जो है आप प्रोफेशनल आपकी सर्विसेज की जरूरत है। मुझे कोई ऐसा इरादा नहीं है पीटीआई में ज्वाइन करने का? पीटीआई में ज्वाइन करने का खोसा साहब? दोनों चीजें। लेकिन बावजूद इसके कि आपको ऑफर करें तो यू विल कंसिडर इट? वो तो उन्होंने ऑलरेडी, शायद आपको क्या पता हो कि किया ही हो, और बहुत सारे लोगों ने किया है। आपको तो पता होगा, आप बता दीजिए। पाकिस्तान की यानी, और जो हमारी जो डियास्पोरा है पाकिस्तान का, जो बाहर हमारे पाकिस्तानी है, 1 करोड़, इतने मुझे फोन आए हैं। आपकी सोच है जितने लोगों ने मुझे पजीराई की है। मैंने उन्हें कहा है कि मैं आपके हकूक के लिए, पाकिस्तान की आवाम के हकूक के लिए, धरती माँ के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। इसलिए मेरा मसाला ये नहीं है कि पार्टी मेरी लाइन मैं टो करूं जो गलत भी हो। देखें, ये चीज हर पार्टी में होनी चाहिए कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक आप अपनी बात करें। आपके दिल की तस्कीन और तशफ़ी बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं ना, इश्क कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल बामें वो खड़ी रह गई तमाशी। सो अकल जो है, आपको कुछ भी हो, लेकिन आपका पैशन जो है, आपका जज्बा जो है, आपकी मोहब्बत जो है, वो धरती माँ से होनी चाहिए। और धरती माँ तभी मजबूत हो सकती है जब आप आइन पर अमलदारी करें। खोसा साहब, इन द कमिंग डेज, वीक्स और मंथ्स की नाअहली को लेकर जो हमेशा से ये बात होती आ रही है कि जिनको नाअहल कर दिया जाएगा, पार्टी पाबंदी लगा दी जाएगी, क्या आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये -1 का फॉर्मूला हमने भुट्टो के जमाने से देखा। बाबा शहीद को जब ज़ियाउल हक ने अलहदा किया तो सारे उनके जो है क्लोज एसोसिएट्स, हत्ता के नायब तक, मुस्तफा खार छोड़ गया, जतोई साहब छोड़ गए, मौलाना कौसर न्याजी छोड़ गया, रामे साहब, नेम एनीवन, ऑल ऑफ देम लेफ्ट। NPP बन गई, नेशनल पीपल्स पार्टी बन गई। कहाँ गई नेशनल पीपल्स पार्टी? भुट्टो साहब को बड़ी कोशिश की गई। आपने वो डिप्टी कमिश्नर का भी आखिरी वो इंटरव्यू भी उनका सुना होगा। He refused to go and he was hanged and put in the graveyard. अब ये इसी तरह हमारी वो फारूक लगारी साहब थे, उन्होंने मिल्लत पार्टी बनाई। किधर है मिल्लत पार्टी? पेट्रियट्स बनाए जब बेनजीर भुट्टो को ना देना मकसूद था, जब वो जीती थी, तो पेट्रियट्स किधर है? इसी तरह
पार्टी के साथ भी यही अशर किया जा रहा है। अब अगर उनको नाअहल करते हैं, अव्वल तो नाअहली का कोई सिलसिला बनता नहीं है, क्यों कि जो जितने केसेस हैं मेरी टिप्स पर हैं। और जहां तक तोशा खाना का है, सभी ने तोशे खाने से तहफ़ लिए हैं, शायद सबसे ज्यादा किसी और ने लिए हैं। तो या तो फिर सारों को आप करें, लेकिन एक मुरवजा कानून था जिसमें एक इवैल्यूएशन होती थी, उस इवैल्यूएशन की बिना पर अगर कोई ऑप्ट करता था लेना तो वो जमा कराता था पैसे। मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, मुझे भी कहा गया ये गाड़ी आप ले सकते हैं, और मैंने कहा भाई इससे बेहतर गाड़ी मेरे घर पे खड़ी हुई है, तो वरना मेरा नाम दिया तो ये खाने की फिर इसमें होता। तो ये चीजें ठीक। लास्ट क्वेश्चन टू यू खोसा साहब, in the coming few months do you see the constitutional crisis further deepening या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? बिकॉज अब ये केयर टेकर सेटअप जब आना है विफाक में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, तो इतलात यही है कि जी ये 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होनी है, मामला आगे जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जाएगा कम अज़ कम। मैं खुद भी यही समझता हूँ, इसीलिए कि फिलहाल जो है मस्बत नताइज की कोई तवक्को नहीं है इस तब्दीली की और इलेक्शंस की, क्योंकि मस्बत नताइज जब तक बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, भले जेल में भी हो या नाअहल भी कर दें, अगर बल्ले का निशान होगा तो इनकी जमानतें जब्त होंगी पीडीएम वालों की। सो मस्बत नताइज नहीं मुतवक्के हो सकते फिलहाल। खोसा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया, एंड तमाम व्यूअर्स के जहन में जितने भी सवालात थे वी ट्राइड आवर एवर बेस्ट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खोसा साहब से पूछे जाएँ और उनसे उनकी राय ली जाए, एंड ही इन फैक्ट सेड इट ऑल, और आप सब तक वो पहुँच भी गया। मुझे अली मुमताज़ को इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।